नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम और दोस्त क्लास 6 की एनसीईआरटी के हम लोग ने 8 चैप्टर कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं आज आपको 9th चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा वो हम पहले देख लेते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लेक्चर्स मेरे यहां पर देख रहे होंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा लास्ट लेक्चर में वो मैंने आपको डिस्कस किया अबाउट दी पोस्ट मौर्य पीरियड। अभी थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं 2-3 मिनट के अंदर ताकि आपको याद रहे। लेकिन आज के इस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, तो हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ना है। बट थिंग इज कि क्लास 6 की एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में बात करती है इन डिटेल। ठीक है, थोड़ा बहुत जो इन डिटेल भी क्या है, थोड़ा बहुत जो भी बात करेगी वो समुद्रगुप्त के बारे में बात करती है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो आपकी प्रशस्ति है, इलाहाबाद पिलर से जो इंस्क्रिप्शन है, उसके बारे में यहाँ जो हमको पता चलता है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। देन मैं आपको पोस्ट गुप्ता के बारे में डिस्कस करूंगा एंड कैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, कैसे यहाँ पर सिस्टम को चलाया जाता था, आर्मी, सोसाइटी, कैसे सिस्टम चल रहा था, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है और आप एक बार मेरे साथ ट्यून में आ जाइए कि हाँ सर, यहां तक हम आपको फॉलो कर रहे हैं। क्या चीज देखो यार, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले तो मौर्यास के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ाया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई टोल्ड यू अबाउट दी मौर्यन पीरियड। और जब मैं मौर्यन पीरियड पढ़ा रहा था तो वहां खाली हमको जो एनसीईआरटी में अशोका के बारे में डिस्कस करना था, वहां तक हमने पढ़ा था। एंड देन आई टोल्ड यू कि कलिंग की लड़ाई के बाद या कलिंग के जब अशोका की डेथ हो जाती है तो जो हिस्ट्री है कलिंग की बहुत क्लियर नहीं है ना, बहुत ज्यादा हमको पता नहीं है। लेकिन हाँ, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमको ये बताता है कि वहां पर कलिंग के एरिया में चेती डायनेस्टी या चेदी डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है। ऑल दिस आई टोल्ड यू, है ना। फिर मैंने आपको बताया कि मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन जो बाद के रूलर्स थे मौर्यास के बहुत ही वीक थे, जिसकी वजह से जो नीचे और जो लोकल रूलर्स थे वो पावरफुल होना शुरू हुए, क्योंकि भाई उनको एकदम से वो हो गया, चुल हो गई कि भैया हम भी पावरफुल हो जाएंगे, हमको भी पावरफुल बनना है। तो नेटिव रूलर्स ने जब मौर्यास का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो इन सब नेटिव रूलर्स ने यहाँ पर अपनी अपनी आवाजें उठाना शुरू करी और अपने आप को पावरफुल बनने के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो नेटिव रूलर्स पर इतना भी स्ट्रांग नहीं थे कि वो फॉरेन आक्रमण को बहुत अंदर तक आने से रोक पाए। इसलिए आप देखोगे जब कोई भी, सीधी बात है ना, आपका घर है लेकिन अगर कोई चौकीदार नहीं होगा तो चोरी होगी। भाई घर है लेकिन घर का आप दरवाजा बंद नहीं करोगे तो चोरी होगी। इंडिया का दरवाजा क्या है? नॉर्थ वेस्ट, ओनली लैंड एरिया जहां से कोई इंडिया में एंटर कर सकता है, क्योंकि बाकी तरफ तो आपको पानी मिलेगा। तो जो दरवाजा था भारत का, वहां की चाबी अब इंडिया के रूलर्स के पास नहीं थी, मौर्यास तक थी, लेकिन फिर उसके बाद वो चाबी उनके हाथ से निकल गई और नेटिव रूलर्स नीचे लड़ने लग गए। ठीक है, कुछ कुछ लड़ाइयां हुई, जैसे आपको देखने को मिलेगा साकास की लड़ाई हुई, सातवाहन से हुई, इस तरह की लड़ाइयां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बात वही कि पर इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो जो अगला फेज आया मौर्यन पीरियड के बाद, मैंने आपको पढ़ाया था, दैट वाज बेसिकली कॉल्ड एज दी पोस्ट मौर्यन पीरियड। याद आ रहा है? इसको हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से यहां पर पढ़ा था, पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्लियर है? और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद जो आज हम फेस पढ़ेंगे दैट इज गुप्ता पीरियड, दैट इज गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड के आगे जो पीरियड आएगा दैट इज योर बेसिकली, इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट गुप्ता पीरियड। क्या बोलेंगे? पोस्ट गुप्ता। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सिंपल चीजें हैं, पोस्ट गुप्ता मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन अभी कभी आपसे कोई पूछे कि पोस्ट मौर्य क्या है, तो ये बात समझने के लिए आपको ये डेफिनेशन बता सकते हो, या ऐसे समझ सकते हो कि वो पीरियड जो मौर्यास के डिक्लाइन से लेकर गुप्ता के बिगिनिंग से पहले तक चलता रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। ठीक है, द रेन या पीरियड इन एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास टू द बर्थ ऑफ द गुप्तास इज कॉल्ड एज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, और जब मैं आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ा रहा था तो याद करिए, मैंने आपको कहा था कि 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया था। इंडिया में वो पॉलिटिकल डोमिनेशन एक किसी भी एम्पायर की नहीं थी, और इंडिया डिवाइड हो गया, नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो गया। नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में अलग रूलर्स चल रहे हैं, सेंट्रल में आपको अलग रूलर मिलेंगे, साउथ इंडिया अलग हिसाब किताब कर रख रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर नेटिव डायनेस्टीज की, आपको नेटिव रूलर्स की यहाँ पर लिस्ट दी थी। मैंने कहा था कि भाई सुंग डायनेस्टी अब एग्जिस्टेंस में आई,
और सुंग डायनेस्टी कैसे एग्जिस्टेंस में आई मैंने आपको ये भी बताया था। पुष्यमित्र सुंग जो है वो मार देता है, असैसिनेट कर देता है, और है ना मौर्यन एम्पायर, लास्ट मौर्यन एम्पायर को, लास्ट मौर्यन किंग को, और सुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है। सुंग के बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर कानवाज आते हैं, कानवा, और फिर उसके बाद हमने देखा तो सातवाहन आते हैं, सातवाहन आते हैं, याद आ रहा है। फिर मैंने आपको फॉरेन रूलर्स की यहाँ पर बताया था कि भाई देखो अब इतना अपने नेटिव रूलर्स स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए हमने फॉरेन रूलर्स को यहाँ पर इंडिया में आते देखा। और सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इंडो ग्रीक्स की। हालांकि ये नॉर्थ वेस्ट के एरिया में वहीं रुक गए, लेकिन ये थे, रूल कर रहे थे। इंडो ग्रीक्स, कश्मीर का एरिया, इंडो ग्रीक्स। फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया, नेक्स्ट साकाज, नेक्स्ट पार्थियंस, एंड देन नेक्स्ट यू विल सी इज कुशान्स। अब ये सब जो है ना, कभी कभी ये सब ऐसा भी टाइम था कि ये सब साइमल्टेनियसली रूल कर रहे थे अलग अलग रीजन में, ठीक है। और कुशान्स से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट सेंटर बताए थे। एक तो मैंने शायद आपको बोल दिया था तक्षशिला, वो भी है, लेकिन आप तक्षशिला को रिप्लेस कर सकते हो पेशावर से, इफ यू वांट। पेशावर और दूसरा तो वही जो मैंने बताया था, दैट इज मथुरा। ये दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स निकल के आते हैं कुशान्स के, वेरी इंपॉर्टेंट। तक्षशिला भी है लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट। पेशावर एंड मथुरा आप चाहो तो लास्ट लेक्चर से उसको रिप्लेस कर लेना। दिस इज आई टोल्ड यू। देन मैंने आपसे कहा था साउथ इंडिया की कहानी अलग चल रही थी, और साउथ इंडिया में इफ यू विल सी तो यहां पर जो रूल था वो था चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, ये है। बट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको ये भी कहा था, जानबूझ के बताया था कि ये जो पीरियड है इसमें लोग जो रूल कर रहे हैं डायनेस्टीज, वो 2200 से लेकर 1800 ईयर्स अगो की रूल कर रहे थे। लेकिन इफ यू विल सी इसके बाद आप देखोगे तो क्या हुआ, इसके बाद आते हैं पल्लवाज, इसके बाद आते हैं पल्लवाज, एंड इसके बाद आते हैं चालुक्याज, इसके बाद आते हैं चालुक्याज। और ये 1500 ईयर्स अगो तक के आसपास से ये रूल कर रहे होते हैं। ये कहानी याद आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अब एक कॉमन चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस मौर्यन और गुप्ता एम्पायर के बीच में, कि दोनों को ये रियलाइज हो गया था कि जो गेट है ना भारत का, जो दरवाजा है ना नॉर्थ वेस्ट, उस पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नॉर्थ वेस्ट पे कैप्चर नहीं किया तो फॉरेन इन्वेजन हो जाएगा। मौर्याज के पास था, मौर्याज पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑल ओवर इंडिया, इवन नॉर्थ वेस्ट, पॉलिटिकल डोमिनेशन पूरा आपको इंडिया में पॉलिटिकल डोमिनेशन देखने को मिल रहा था, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट। यही चीज गुप्ता एम्पायर को भी समझ में आ गई थी। गुप्ता एम्पायर का भी पॉलिटिकल डोमिनेशन था, और इनका आप एम्पायर देखोगे तो इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज, सुखो नॉर्थ में एकदम हिमालयाज से लेकर साउथ में रिवर गोदावरी तक। यहां तक आपको इनका रोल देखने को मिलेगा, इनका एक्सटेंशन। और ईस्ट में आप देखोगे तो यू विल फाइंड अफगानिस्तान, एंड ऑन द वेस्ट यू विल फाइंड अफगानिस्तान, एंड ऑन द ईस्ट यू विल फाइंड टिल ब्रह्मपुत्र रिवर, टिल ब्रह्मपुत्र रिवर। ये क्लियर हो गया? आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ये अभी तक का रिवीजन था, ताकि आपको समझ में आ जाए, और इतना आप नोट करेंगे, रिकैप कर लीजिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो गुप्ता का पीरियड रिवर गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा तक इनफैक्ट आप लिए, रिवर गोदावरी और रिवर कृष्णा तक, और नीचे चले जाइए थोड़ा सा, रिवर कृष्णा तक, महानदी जो आपकी डेक्कन रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये आपका पोस्ट मॉडर्न। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हमको पढ़ना है गुप्ता पीरियड, एंड देन आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए, प्लीज गिव द हेडिंग गुप्ता पीरियड या गुप्ता एज। हेडिंग डाल दीजिए गुप्ता एज। गुप्ता एज में पहले मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट रूलर्स को यहां पर डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट रूलर्स, एक्सटेंशन समझ में आ गया, हिमालय से लेकर रिवर कृष्ण और रिवर कृष्णा गोदावरी तक, एंड अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। ये पूरा जो है एक्सटेंशन था गुप्ता एम्पायर का। इतना बड़ा साम्राज्य वो यहां पर चला रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो गुप्ता फैमिली है, गुप्ता एज जो है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो किया है। ठीक है, ओवर द पीरियड। अब चलो इंपॉर्टेंट रूलर्स को पहले मैं आपको, वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको एक पूरा
एक पूरा आउटलाइन बना के बताना चाहता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे अबाउट दीज। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप आउटलाइन बना सकते हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी का आप इस्तेमाल यही करिए कि एटलीस्ट आप इससे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए देखिए जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझिएगा। पहला, फर्स्ट, फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर पूछा जाता सवाल है, नहीं आएगा सिविल सर्विसेज में, किसी और एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कभी, अब तो लेवल बढ़ गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टू नो, गुप्ता एम्पायर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो नाम आता है फाउंडर का वो आता है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त फाउंडर। ठीक है, इसके बाद जो नाम आप देखेंगे इट इज घटोत्कच, घटोत्कच। देन यू विल हियर अबाउट चंद्रगुप्त वन, देन यू विल हियर अबाउट चंद्रगुप्त वन, देन यू विल हियर अबाउट समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हमारी इस क्लास 6 की एनसीईआरटी में दे रखा है, समुद्रगुप्त, कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और समुद्रगुप्त के टाइम में आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत, और हमको इसके बारे में इलाहाबाद का जो आपका पिलर है, अशोका पिलर, वहां से हमको पता चलता है, प्रशस्ति से। ठीक है, प्रशस्ति, पोएम्स इन प्रेज, राजाओं के प्रेज में पोएम्स करी गई, प्रशस्ति, स्पेशल इंस्क्रिप्शंस थे ये। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट, यहां थोड़ा मैं आपको नाम बता दूंगा बस, दैट इज चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, टाइटल ले लिया विक्रमादित्य। देखो कैसे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, श्रीगुप्त, इन दोनों के आगे बस लिखा जाता था महाराजा। ठीक है, टेकिंग द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, टाइटल बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और गुप्ता एम्पायर के टाइम में बहुत ही गजब का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, बहुत ही गजब का। एवरीथिंग वाज फ्लरिशिंग, लिटरेचर फ्लरिशिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लरिशिंग, हर चीज बहुत तगड़े तरीके से फ्लरिश कर रही थी गुप्ता पीरियड में। दैट इज वाई गुप्ता पीरियड को हम लोग गोल्डन एज के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त टू हो गया, देन वी विल डिस्कस, या फिर मैं आपको बताता हूं, इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कुमारगुप्त, लिख लीजिएगा, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट, या लास्ट रूलर जो कंसिडर किए जाते हैं, जनरली माने जाते हैं, ही इज स्कंदगुप्त, ही इज स्कंदगुप्त। ठीक है, ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रूलर्स की है। अब यहां पर कुछ चीजें हमको ऐड करनी रहेंगी, वो हम यहां पर ऐड करते चलेंगे। ठीक है, श्रीगुप्त के बारे में सब लोग को पता है, मैंने आपको बता दिया। फाउंडर, कुछ चीजें मैं आपको यहीं बता दूंगा ताकि आपके नोट्स में आसानी रह जाए। ठीक है, फाउंडर समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नोट करिए। चंद्रगुप्त टू, भाई सबसे ज्यादा अगर टेरिटोरियल एक्सपेंशन गुप्ता पीरियड का होता है तो वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे होता है। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, मतलब बेहिसाब ग्रोथ हुई, नोट लीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा, मोस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मोस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है इनके टाइम पे। ठीक है, स्कंदगुप्त ऐसे लिख लीजिए, जनरली कंसिडर्ड, जनरली बता रहा हूं, कभी आप कुछ और पढ़ने लग जाओ तो कहो सर आपने कहा था ये, जनरली कंसिडर्ड, जनरली कंसिडर्ड लास्ट ऑफ द गुप्ता रूलर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुप्ता एज का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम एनसीईआरटी पे नहीं आए हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है, अभी आएंगे जब हम समुद्रगुप्त से शुरू करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए दोस्त, पहले मैं आपको यहां पर हम बताते हैं, हम लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए समुद्रगुप्त, प्लीज गिव दी हेडिंग समुद्रगुप्त। जल्दी जल्दी कर लें, कुछ ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में, बट हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर है समुद्रगुप्त, ये पूरा आपका गुप्ता एज, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में हमको जो पता चलता है वो पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। कैसे पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से, नोट करिएगा, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और अगर मैं इंस्क्रिप्शन का आपसे पूछूं नाम, भाई कौन सा इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है,
बता दिया। इंस्क्राइब्ड है, चीजें लिखी गई हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, तो हमको अशोका पिलर से मिलता है। अशोकन पिलर जो है ऑफ इलाहाबाद, जो उसका नया नाम पड़ गया था प्रयागराज का, अब वापस प्रयाग वो फिर से जो प्रयागराज हो चुका है। तो इंस्क्रिप्शन जो है अशोकन पिलर जो है प्रयागराज इलाहाबाद का, उसमें हमको चीजें लिखी मिलती हैं, ठीक है, उस इंस्क्रिप्शन पे। और बेसिकली हमको इसके कोर्ट में, समुद्रगुप्त के कोर्ट में एक पोएट था, मिनिस्टर भी था, पोएट था वो, और उसका नाम है हरिसेन। हरिसेन ये पोएट भी था, समुद्रगुप्त की कोर्ट में मिनिस्टर भी था, ठीक है। ये आप जो इंस्क्रिप्शन में चीजें दिख रही है ना, ये कंपोज करी गई थी बाय हरिसेन, कंपोज्ड, और कंपोज करी गई थी इन काव्य। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन समुद्रगुप्त के बारे में मिलती है वो हमको अशोका के जो पिलर था इलाहाबाद में है उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड। और इसको कंपोज किसने किया था? जो लिखा गया है वो किया था हरिसेन ने। नोट कर लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग, इस तरह के इंस्क्रिप्शन को एक वर्ड बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको प्रशस्ति। क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। तो यहीं से ये वर्ड फेमस आता है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और प्रशस्ति का अगर आप मीनिंग देखोगे यहां पर ना, तो बेसिकली ये प्रेज में है, प्रेज ऑफ, इन प्रेज ऑफ, इसको लिखते हैं ऐसे, लिखिएगा इन प्रेज ऑफ, इन प्रेज ऑफ, ये आपको देखने को मिलेगा, इन प्रेज ऑफ। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन यहां मिलती है रिगार्डिंग समुद्रगुप्त, वो हमको इस प्रशस्ति से मिलती है जो इलाहाबाद में है, जो अशोकन पिलर है, वहां से हमको पता चलता है, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रशस्ति के अंदर इन प्रेज ऑफ क्या बोला गया है? इसको क्या तारीफ में बोला गया? गॉड के इक्वल माना गया है, ठीक है। कंसिडर्ड इक्वल टू गॉड, कंसिडर्ड इक्वल टू गॉड। क्या बड़ा ओहदा था समुद्रगुप्त का, ये आपको इससे पता चल रहा है। इस प्रशस्ति में आपको इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी कि भैया उसको भगवान के बराबर यहां पर मानते थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको मैप दिखाना चाहता हूं कि इस प्रशस्ति से हमको क्या पता चलता है। पहले मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूंगा, प्लीज सी दिस मैप। देखिए जरा, अब इस मैप को अगर आप स्टडी करोगे दोस्त, तो आपको यहां पर कुछ कलर्स पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, मैंने बताया, लेकिन बता देता हूं कि ये वाला जो कलर है ना, ये पूरा ब्लू से है। यहां पर दिस एंटायर कलर इज ब्लू। पता नहीं ये भी दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है। तो ये जो कलर है ना, ये वाला पूरा ब्लू वाला कलर था, ये वाला। दिस इज द एरिया जो पूरा आपका ब्लू से है, ठीक है, ये वाला एरिया। और इसके बाद आपको यहां पर पर्पल मिल रहा है, ये जो है आपको, ये जो वाला एरिया जो है ये पूरा पर्पल का एरिया है, ठीक है। बताता हूं मैं क्यों कलर कर रहा हूं, ताकि आपको दिखे। देखो गौर से देखो कहां कहां रंग रहा हूं मैं, देख रहे हो? मैं जस्ट आपको विजिबल रहे इसलिए कलर कर रहा हूं, ये है। फिर उसके बाद आपको यहां पर कलर कौन सा दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। ये आपका कलर क्या हो गया? ये आपका हो गया ग्रीन, ठीक है। और कुछ यहां पर रेड आपको डॉट्स दिख रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये अब दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये हमको जो पता चल रहा है, ये हमको पता चल रहा है प्रशस्ति से, ठीक है। ये हमको प्रशस्ति से ये जानकारी यहां पर मिलती है, प्रशस्ति से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या? कि भैया ये जो अलग अलग एरियाज में लोग थे वो कहां कहां के थे और कैसे उन्होंने समुद्रगुप्त को अपने आप को गिव अप दे दिया। चलिए उसके बारे में आपको पहले एक बार एक दिखा देता हूं। ये लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं कहां पर कैसे, फिर इसके ऊपर फ्लो चार्ट बना लेंगे। देखो देखो दोस्तों, क्या क्या लिखा है। पहला तो देखो लिखा हुआ है आर्यवर्ता, ठीक है। ये लिखा हुआ है आर्यवर्ता। अब ये जो आर्यवर्ता है बेसिकली, ये टोटल आप देखोगे तो 9 रूलर्स थे, और 9 रूलर जो थे ये आर्यवर्त, रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, ये 9 रूलर जो आप देख रहे हो, ये समुद्रगुप्त से क्या कर जाते हैं? समुद्रगुप्त इनको उखाड़ फेंकता है, अपरूट कर देता है। तो रूलर्स ऑफ आर्यवर्त ये कितने थे? 9 रूलर्स थे, हु वर अपरूटेड, जो पूरा अपरूट कर देता है, उखाड़ फेंकता है। कौन? समुद्रगुप्त। द किंगडम वेर मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। तो ये किस एरिया में दिखाया गया? ग्रीन पार्ट से दिखाया गया था। अब वो ग्रीन पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको आर्यवर्त का एरिया दिख रहा है। रूलर्स ऑफ आर्यवर्त यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आर्यवर्ता,
ठीक है, तो यहाँ के 9 रूलर्स थे, वो उनको समुद्रगुप्त उखाड़ फेंकता है। अब देखो जरा समुद्रगुप्त, गुप्ता पीरियड देखना कैसे आगे बढ़ रहा है। अब देखो नेक्स्ट वाले को देखो, दक्षिण पथ। भाई दक्षिण पथ समझ रहे हो, जो रास्ता साउथ की तरफ जा रहा है। हेयर यहां पर कितने थे, यहां 12 रूलर्स थे, और ये 12 रूलर्स ने सरेंडर कर दिया था समुद्रगुप्त सामने। हालांकि समुद्रगुप्त ने उनको दोबारा रूल करने के लिए अलाउ कर दिया था, ठीक है ना। सो हियर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स, दिखा दूंगा। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। क्लियर हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपको जो लिखना है वो नोट करते जाइए। पॉइंट नंबर 1 आर्यवर्ता। पॉइंट नंबर 1 आर्यवर्ता। आर्यवर्ता के क्या 9 रूलर्स थे, 9 रूलर्स थे, और ये जो 9 रूलर्स थे क्या हो गए, इन 9 रूलर्स को अपरूटेड, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 इस पे आ जाइए, क्या है ये है आपके दक्षिण पथ के रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। ये रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता, रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। अब देखो जो दक्षिण पथ पे राजा लोग बैठे थे, क्या बता क्या रहा हूं, पता है तुमको ना क्या पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा रहा हूं कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या पता चलता है हमको प्रशस्ति से पता चलता है। हमको उस प्रशस्ति से इस मैप के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं हम। ये पता चल पा रहा है कि जो आर्यवर्ता का रूलर्स थे वो 9 रूलर्स थे, उन सबको अपरूट करके फेंक दिया समुद्रगुप्त ने। ये हमको प्रशस्ति से पता चलता है। देन जो दक्षिण पथ के यहां पर रूलर्स थे वो टोटल 12 रूलर्स थे, और इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये आपके 12 रूलर्स थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरेंडर कर दिया। हालांकि इसलिए बाद में आप देखोगे कि उनको रूल करने को दोबारा अलाउ कर दिया। नंबर 2 दक्षिण पथ, रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। नंबर 3 देखो, नंबर 3 देखिए, इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। अब वही वाला एरिया कौन सा, असम का, कोस्टल बंगाल, नेपाल, ठीक है, नंबर ऑफ गणसंघ, ये सब देखोगे तो ये क्या है, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड दिस ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। तो समुद्रगुप्त की कोर्ट में यहां जो एरिया में लोग रहते थे किस कलर से मार्क्ड है, पर्पल कलर से। देखते हैं जरा, ये देखो, तो जो पर्पल कलर से एरिया मार्क्ड है, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया के जो लोग हैं ये ट्रिब्यूट देते थे समुद्रगुप्त को, ये उसके ऑर्डर को फॉलो करते थे, ठीक है, ये उनके कोर्ट में अटेंड करते थे। तो हमको ये बात प्रशस्ति से पता चलती है। और ये वो रेड डॉट्स है जिनके बारे में आपको बता रहा था, अभी हमने पढ़ा दक्षिण पथ, ठीक है, ये रेड डॉट से आपको मिल रहा है। ये देखिए रेड डॉट्स, ठीक है, समझ में आ गया। और चौथा कौन बचा कौन सर, ये बाहर वाले लोग, आउटर वाले लोग हैं ना, तो इनका क्या होगा, देखिए जरा, रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू से मार्क्ड हैं, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ कुशान्स। ये कुशान्स के डिसेंडेंट्स थे। भाई याद करो, कुशान कश्मीर में रूल कर रहा था 78 AD, बताया था कनिष्क, ठीक है। तो ये डिसेंडेंट्स थे किसके, कुशान्स के डिसेंडेंट थे, ठीक है, दे डिसेंडेंट्स ऑफ कुशान्स एंड शाकाज। अब ध्यान रखो कि शाकाज, कुशान्स ये सब फॉरेन रूलर्स थे, और उसी एरिया में यहां पर उस वक्त थे, है ना, यहीं पर था ना, मैंने बताया था, लिख लो यहां पर शाकाज, बताया था, लिख लो यहां पर कुशान्स। तो आपको एक कनेक्टिविटी तो दिख रही होगी कि अचानक से कुशान नहीं आ गया, इससे मैंने पढ़ चुके हैं अपन कि ये लोग यहां पर थे। पोस्ट मौर्य खत्म हो रहा है, ध्यान रखना, पोस्ट मौर्य खत्म, गुप्ता शुरू हो रहा है ना, गुप्ता, हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। इसमें समुद्रगुप्त हमको पता चलता है प्रशस्ति से कि भैया कुशान्स, शाकाज इनके डिसेंडेंट्स थे जो अब इस जगह पे थे। यही तो लिखा हुआ है, द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ कुशान्स एंड शाकाज and the ruler of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage। तो बेसिकली यहां पर जो पहले शाकाज थे, कुशान्स थे, अब उनके वहां डिसेंडेंट्स थे, और वो लोगों ने क्या किया, वो लोग अब बेसिकली या तो श्रीलंका, साथ में श्रीलंका भी लिख लो, ठीक है, ये वाला श्रीलंका लिख रहा है, ये भी। तो यहां पर क्या हुआ, ये लोग अपनी डॉटर को देने लगे शादी के लिए। ऑल दिस वॉज हैपनिंग। तो ये सब हमको जो इंफॉर्मेशन है ये हमको प्रशस्ति से पता चलती है इंफॉर्मेशन। क्लियर है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहां पर लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बाकी सब यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब भी समुद्रगुप्त को सबमिट कर देते हैं, और क्या करते हैं, समुद्रगुप्त को सबमिट करके डॉटर्स अपनी देते हैं ये लोग कि भाई शादी के लिए डॉटर्स को आप ले सकते हैं। अब हमको इस
प्रशस्ति से और क्या क्या चीजें पता चलती हैं, चलिए वो भी यहां पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। प्लीज गिव दी हेडिंग प्रशस्ति, सॉरी प्लीज गिव दी हेडिंग प्रशस्ति मेंशंस। अब प्रशस्ति यहां पर और क्या क्या चीजें मेंशन कर रही है, जरा वो चीज यहां पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, अब दोस्त ये जो प्रशस्ति है ना आपको, अब इस प्रशस्ति जो प्रशस्ति है ये हमें ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, इन सब के बारे में बताती है समुद्रगुप्त के। हम समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? अशोकन पिलर, ठीक है ना, याद करो कहां से मिल रही है? अशोकन पिलर, है कि नहीं? अशोकन पिलर जो कि इलाहाबाद में। तो हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां जो प्रशस्ति है वो कैसी कैसी हमको इंफॉर्मेशन देती है, चलिए उसको यहां पर पहले मेंशन कर लेते हैं। देखिए जरा, नंबर 1, अब यहां पता चलता है किसका? ग्रेट ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, इन सब के बारे में पता चलता है ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के, ठीक है, ऑफ समुद्रगुप्त, ऑफ समुद्रगुप्त। ये बात क्लियर हो गई? हमें क्या क्या पता चल रहा है वो हम देख रहे हैं यहां पर। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये जो इनका टाइटल था, इनका टाइटल, इनको जो टाइटल था वो यूज कर रहे थे महाराजा का, महाराजा का टाइटल। फादर वॉज यूजिंग द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। नोट करिएगा, प्लीज नोट कर लीजिए। फादर वॉज यूजिंग द टाइटल ऑफ, सॉरी समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त वो यूज कर रहा था, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी ये साफ साफ बताती है कि समुद्रगुप्त ने भी उसको यूज किया। मतलब पहले चंद्रगुप्त पहला रूलर है जो महाराजा धीराज की टाइटल को यूज करता है। महाराजा इनका हो गया, फादर कौन हो गया? चंद्रगुप्त। और देखो ना, देखो यहां पर फादर चंद्रगुप्त हुआ कि नहीं हुआ? देखो जरा, फादर चंद्रगुप्त, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो एक बात समझ में आई कि अगर पहला राजा पूछा जाए, फर्स्ट रूलर जो महाराजा धीराज की उपाधि लेता है वो है चंद्रगुप्त 1, ठीक है। फादर महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, ठीक है, फर्स्ट रूलर, गुप्ता रूलर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, मदर। मदर के बारे में बात करें तो मदर जो है वो लिच्छवी संघ को, लिच्छवी जो एरिया है उसको बिलोंग करती थी, लिच्छवीज को बिलोंग करती थी, लिच्छवी गण को बिलोंग करती थी। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, यहां पर मदर के बारे में लिख लीजिए, लिखिएगा कुमार देवी। मदर कौन था? कुमार देवी कहां की थी? ये लिच्छवी, लिच्छवी गण। फादर, फादर देख लिया हमने, चंद्रगुप्त, फादर चंद्रगुप्त 1, फादर चंद्रगुप्त 1, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त 1 यहां इन्होंने टाइटल लिया था क्या? फर्स्ट रूलर, फर्स्ट गुप्ता रूलर लिखो आप ऐसे, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू टेक टाइटल ऑफ, कहे का? महाराजा धीराज, ऑफ महाराजा धीराज, ठीक है। नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड सी पॉइंट, सी पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रशस्ति हमें क्या क्या बताती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, इनके बारे में पता चला। देन मदर, इन सब के बारे में पता चलता है। एंड देन हमको प्रशस्ति ही बताती है कि ही लेड एन एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन कौन? समुद्रगुप्त, लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्ट, ठीक है। वेस्ट की तरफ ये अपना एक्सपेडिशन जो है वो शुरू करता है अगेंस्ट साकास। लेड एन एक्सपेडिशन, नोट करिएगा, वेस्टवर्ड्स। अब वेस्टवर्ड्स अगर शुरू कर रहा है तो किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट साकास। साकास कहां थे? साकास एक तो पहले फॉरेनर्स थे, ये ध्यान रखना है आपको। और कहां पर साकास थे? ये देखो,
का फॉरेनर, और कहां पर थे, इधर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपका एनसीईआरटी कहता है दोस्त कि इसके कोर्ट में सभी लोग बहुत लर्नेड थे, या फिर ऐसे लिख लीजिए, इन कोर्ट हैड ऑल लर्नेड पीपल, कोर्ट हैड ऑल लर्नेड पीपल, सभी लोग यहां पर कोर्ट में क्या पढ़े लिखे थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो और आता है वो भी मेंशन कर लीजिएगा, पॉइंट ई कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाता है, वीणा इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है। और ये हमको कैसे पता चलता है, उसके कॉइन्स पे उसकी इस प्रकार की यहां पर पिक्चर बनाई गई, कॉइन्स से बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, कॉइन्स के थ्रू हमको पता चलता है, ये देखिए यहां पर कॉइन्स के थ्रू पता चलता है, ये देखिए एज यू कैन सी इन दिस, किस प्रकार से यहां पर ये इमेज आपको देखने को मिल रही है। अपनी आप एनसीईआरटी में देखेंगे देख लेंगे। द किंग हु प्लेड वीणा, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ठीक है, एसएससीज में पूछा गया, ऐसे आया है, ठीक है। द किंग हु प्लेड वीणा, सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त आर शोन, क्वालिटी क्या थी उसकी, क्यों वीणा प्ले करता था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है रिगार्डिंग दिस कि देखिए यहां पर द एरा बिगिनिंग इन द 58 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू, यानी कि जो आपका चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य है उससे, और उससे यहां पर 58 BC कैलेंडर यहां पर मार्क किया था कि भैया 58 BC में हम ये मार्क कर लेते हैं नया एरा शुरू हुआ, ठीक है। और ये एसोसिएटेड किससे, गुप्ता किंग से, चंद्रगुप्त टू, हु फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर दी शाकाज एंड एस्योर्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त टू जो है, यहां आप देख रहे हो ना, मैंने लिखा था आपको इस देखो इस जगह पे, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य टाइटल ले लेता है। बात समझ में आ गया, चंद्रगुप्त टू यहां क्या ले रहा है, टाइटल ले रहा है। और इसी को मार्क किया उसने 58 BC से, संवत 58 संवत, ठीक है ना। जैसे कनिष्क का डेट हो गया 78 AD, वैसे यहां पर इसका हो गया, चंद्रगुप्त टू का हो गया। इसको भी आप चाहे तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं, उसकी कभी भी आए तो यहां पर आपको ये याद होना चाहिए, क्या कभी भी आए तो याद होना चाहिए 58 BC, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, ये मैंने आपको इसलिए चित्र बना दिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, एक बार सब लोग अपनी एनसीईआरटी में आ जाएंगे तो सब रहिएगा। अब देखो एनसीईआरटी आपकी स्किप मार देती है सीधे, लेकिन मैं स्किप नहीं मारूंगा, लेकिन आपको यहां पर हेडिंग डलवाऊंगा, लिखिएगा स्कंदगुप्त, और कुछ नहीं है, इतना ही दिया है क्लास 6 की एनसीईआरटी में। अब स्कंदगुप्त क्या बताया मैंने आपको, जनरली कंसिडर्ड लास्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, स्कंदगुप्त। अब जब स्कंदगुप्त गद्दी बैठा तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, और गुप्ताज इसके बाद जो रूलर्स आए लेटर गुप्ताज, वो और ज्यादा वीक थे, और इसी वजह से हमने डाउनफॉल ऑफ द गुप्ताज एम्पायर को देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नोट करिएगा स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त में अटैक ऑफ हुण यहां पर होता है, और इसने रिपेल्ड हुणाज 2 टाइम्स, 2 बार हुण के जो आक्रमण हुए थे इंडिया पे उसको रिपल कर रहा था। अब जाहिर सी बात है ना, रूलर्स वीक होने लगे, लेटर गुप्तास वीक होने लगे। अब अगर गुप्ता लेटर एम्पायर सेंट्रल किंग अगर वीक हो जाएगा, सो ये एक मैसेज होगा आउटसाइड नेबर्स को या आउटसाइड की दुनिया को कि द रूलर ऑफ द कंट्री इज नाउ वीक एंड इट इज द राइट टाइम कि हमें अटैक कर देना चाहिए भारत के ऊपर। लोग वेट कर रहे थे, गुप्ता एम्पायर बहुत पावरफुल था, बहुत टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, बहुत हुआ, रूलर्स बहुत पावरफुल थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुप्ता एम्पायर पर अटैक कर दे। लेकिन जब बाहर के लोगों ने देखा कि यार गुप्ता एम्पायर तो डिक्लाइन कर रहा है, ज्यादा अच्छी चीजें चल नहीं रही है, अब स्कंदगुप्त जब रूलर था तब तक तो ठीक था, फिर भी आप देखोगे इंपॉर्टेंट रूलर्स कि भैया उसने भी हुण के जो आक्रमण हुए उसको 2 बार तो उसने रिपेल किया, लेकिन कंटिन्यूअस आक्रमण जो है वो हुण के होते रहे, और इस वजह से गुप्ता एम्पायर अब सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा स्कंदगुप्त, इनको भी टाइटल मिला था विक्रमादित्य का, नोट करिए, गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, गॉट द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। बट नोट करिएगा, बट कंटिन्यूअस अटैक फ्रॉम द हुन्स
but continuous attack from Hun led to the decline of the Gupta Empire. Led to the decline of Gupta Empire. बात समझ में आ गई? नोट करिए इसको, ठीक है। तो कुमारगुप्त 3 जब आप देखेंगे कि भाई कुमारगुप्त 3 आते आते बहुत वीक हो गए थे रूलर्स, और वहीं से गुप्ता एम्पायर का एंड हो जाता है, ठीक है। गुप्ता एंडेड, यहां पर गुप्ता एम्पायर का एंड हो गया, ठीक है। इतनी कहानी है और कहानी नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी बहुत चीजें थी, वो हमको प्रशस्ति से पता चल जाती है जितना भी है। जैसे यहां से बताया मैंने आपको, समुद्रगुप्त की कोर्ट में पोएट था हरिसेन, और कंपोज किया था उसने। जो इंस्क्रिप्शन आप देखोगे ना, जो अशोका के पिलर अशोका का है इलाहाबाद में, लेकिन जो उस पिलर पे इंस्क्राइब्ड है वो कंपोज किया गया था काव्या में बाय हरिसेन, ठीक है। ये चीज तो उस इंस्क्रिप्शन को, स्पेशल इंस्क्रिप्शन है वो, उसको हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति मतलब इन प्रेज ऑफ द रूलर, रूलर की तारीफ बहुत हुई, यार भाई साहब बड़ा अच्छा रूलर था, ठीक है, ऐसी तारीफें हुई हैं, ये सब चीजें हुई हैं, ठीक है। तो उसको कहाँ कंसिडर किया गया, इक्वल टू गॉड ऑल्सो। ये सब बातें यहाँ पर जो है समुद्रगुप्त की बोली गई हैं। और ये जानकारी जो हमको मिलती है कि ऐसे आर्यवर्ता के रूलर्स को, दक्षिण पथ के रूलर्स को, या फिर जो इनर सर्कल में आपको यहाँ पर एरियाज मिल रहा है उनके रूलर्स के बारे में, या जो आउटर में जो रूलर्स थे, कैसे सब समुद्रगुप्त के अंदर आ जाते हैं, कैसे समुद्रगुप्त जो है इन पे कैप्चर कर लेता है। कुछ अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो कुछ को समुद्रगुप्त उखाड़ के फेंक देता है, कुछ उसको ट्रिब्यूट देने आते हैं। इस तरह की चीजें जो है हमने यहाँ पर प्रशस्ति से पता चलती है। बात समझ में आ गया? ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा था। फिर मैंने कहा कि प्रशस्ति से हमको और चीजें पता चलती हैं कि भैया वो वीणा बजाता था, ये चीज इंस्क्राइब्ड है कॉइन्स पे, ये पता चलता है ना। कोर्ट में लर्नड पीपल थे, है ना। इसके अलावा उसने एक्सपेडिशन भी किया था वेस्टवर्ड साकास के अगेंस्ट। उसकी मदर, उसके फादर, उसकी फैमिली, पूरी जीनियोलॉजी के बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है इस प्रशस्ति से, ठीक है। स्कंदगुप्त की बात बताई मैंने आपको, मैंने कहा गुप्ता का पीरियड यहाँ पर एंड हो जाता है। क्लियर है जी? चलिए अब प्लीज यहां से आप देखिए आगे क्या सिनारियो बनेगा। अब लिखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पार्ट आ गया पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब जरा कहानी सुन लीजिए जल्दी जल्दी, कुछ यहां पर टिपिकलिटीज है नहीं। जरा देखिए पोस्ट गुप्ता पीरियड। जब मैं आपसे पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करूंगा तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में 2 पार्ट्स में चीजें चल रही थी, नोट करिएगा। पोस्ट गुप्ता, एक तरफ आप देखोगे नॉर्दर्न इंडिया, एक तरफ आप देखोगे नॉर्दर्न इंडिया, और एक तरफ आप देखोगे सदर्न इंडिया। अब जब नॉर्दर्न इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, अब देखो डिवाइड हो गया ना, फिर वही सिनारियो आ गया। जैसे मौर्याज में पूरा यूनाइटेड था, पूरा एक पॉलिटिकल डोमिनेशन था, लेकिन अब आप देखोगे कि पोस्ट मौर्य में डिवाइड हो जाता है, नॉर्थ में अलग, फॉरेन रूलर्स अलग, साउथ इंडिया अलग। वैसे ही जब गुप्ता पीरियड खत्म होता है, सेम चीज पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपको देखने को मिला कि इंडिया में वो पॉलिटिकल यूनिटी खत्म होने लगी। अब नॉर्थ इंडिया अलग हो गया, यहां पर एक अलग डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है। प्लीज नोट करिए, प्लीज लिखिए वर्धमान डायनेस्टी, वर्धमान डायनेस्टी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। और सदर्न इंडिया की बात करेंगे तो यहां पर आपको चोला चेरा पांड्या के बाद मिलते हैं क्या, चालुक्यास, पल्लवास। क्लियर? इंपॉर्टेंट पोस्ट गुप्ता पीरियड। हमें कहानी थोड़ी बहुत इसके बारे में बताई गई है पहले तो, रिगार्डिंग नॉर्थ इंडिया पे जो वर्धन डायनेस्टी थी, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। तो इसका सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले वर्धन डायनेस्टी फाउंडर, थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, फाउंडर। अच्छा पहले तो यह ध्यान रखना कि जो वर्धन डायनेस्टी थी ये कहां पर एग्जिस्टेंस थी, थानेश्वर में, थानेश्वर प्रेजेंट डे हरियाणा, प्रेजेंट डे इन हरियाणा, इस जगह पर थी, ठीक है। बात क्लियर है? अब फाउंडर कौन था इसका, लिखिएगा, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्त, लिख लीजिए। फाउंडर कौन है, फाउंडर लिखिएगा पुष्यभूति,
फाउंडर लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्यभूति। और उसी के नाम पे ये पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहलाती है, तभी कहलाती है, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी। पुष्यभूति से शुरू होती हैं चीजें, ध्यान रखना। लेकिन जो उसके इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स कहां से शुरू होते हैं जरा समझो। इंपॉर्टेंट रूलर्स की शुरुआत होती है फ्रॉम, नोट करिएगा, राज्यवर्धन। नोट कर लीजिए, राज्यवर्धन, या पहले उसके बाप का नाम लिख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट रूलर्स प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। अब जरा कहानी देखना, प्रभाकर वर्धन बाप हो गया, किसका बताता हूं। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे, एक था राज्यवर्धन, एक था राज्यवर्धन और एक था हर्षवर्धन, एक था हर्षवर्धन। हमें हर्षवर्धन के बारे में डिस्कस यहां पर और करना है, थोड़ा बहुत जो यहां पर है, ठीक है, इसके बारे में आपको आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में वर्धन डायनेस्टी आई और थानेश्वर के पास एग्जिस्टेंस में थी, ठीक है, आज के प्रेजेंट डे हरियाणा में। फाउंडर इस डायनेस्टी का पुष्यभूति था, लेकिन इंपॉर्टेंट रूलर की कहानी शुरू होती है प्रभाकर वर्धन से। प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद और राज्यवर्धन की डेथ के बाद हर्षवर्धन फिर गद्दी में बैठता है। ये गद्दी में कैसे बैठा, इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वो स्टोरी आपके लिए होने वाली है। जरा सुनिए, देखो यार, कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक तरफ था थानेश्वर, थानेश्वर जहां पर राज्यवर्धन रूल कर रहा था। थानेश्वर, जरा समझना बात को, बहुत दबा दबा सा हो गया इस साइड, ऐसा लिख लीजिए। चलिए देखिए, देखिए अब यहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है समझते हैं। चलिए, तीन लोगों के बीच की कहानी है, तीन किंगडम्स के बीच की। एक तरफ लिखिएगा थानेश्वर, फिर लिखिए कन्नौज, समझाता हूं क्या कहानी है, पूरी क्लियर हो जाएगी। और फिर इधर लिखिए गौड़। अब देखो, थानेश्वर, राज्यवर्धन यहां पर रूल कर रहा था, ठीक है, राज्यवर्धन यहां पर रूल कर रहा था, समझिएगा, राज्यवर्धन यहां पर रूल कर रहा था। राज्यवर्धन की बहन थी और उसका नाम था राज्यश्री। उसकी बहन का नाम क्या है, राज्यश्री, सिस्टर है। राज्यश्री की शादी करवा दी गई कन्नौज के राजा से, मैरिड टू कौन, किंग ऑफ कन्नौज। मैरिड टू, किससे शादी कराई गई, किंग ऑफ कन्नौज से शादी करा दी गई, ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हैं ना इधर गौड़, ये एक्चुअली एरिया था नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ वेस्ट बंगाल का ये आपको एरिया देखने को मिल रहा है। और यहां पर जो राजा था वो कौन था, नोट करिएगा, शशांक एंड देवगुप्त, शशांक प्लस देवगुप्त, ये यहां पर रूल कर रहे थे। अब देखो हुआ क्या, कहानी समझना। हुआ कुछ ऐसा दोस्त कि इसने क्या किया, अटैक कर दिया। शशांक और देवगुप्त ने क्या किया, कन्नौज पे अटैक कर दिया, अटैक किया। अब भाई इस तरह समझना, कन्नौज पे अटैक हुआ, इसका मतलब राज्यवर्धन की जो बहन है उस पर खतरा आ गया। अब कोई भाई का खून तो खौल ही जाएगा कि भैया मेरे जीजाजी पे तुमने हमला किया। तो साले साहब सामने आ गए, मैं बताता हूं, साले साहब पहुंच गए बचाने के लिए। तो राजा तो नहीं बच पाया, या तो टैक्टिक सही होगी, और राजश्री भाग गई, एस्केप कर गई, और राज्यवर्धन को मार दिया जाता है। कहानी समझना, जब ये अटैक हुआ तो भैया थानेश्वर ने क्या किया, रिटेलिएट। थानेश्वर ने क्या किया, रिटेलिएट। इस रिटेलिएशन में क्या हुआ आप देखोगे, इस रिटेलिएशन में, इसको हम बोलते हैं यहां पर, अभी देखो क्या हुआ इस रिटेलिएशन में। रिटेलिएशन में राज्यवर्धन या राजश्री एस्केप्ड, राजश्री है
वो एस्केप कर जाती है, राजश्री एस्केप कर गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो राज्यवर्धन वो मार दिया जाता है, राजवर्धन किल्ड। और जब राजवर्धन मर जाता है तो जाहिर सी बात है अब गद्दी पे कौन बैठेगा, अब गद्दी बैठता है हर्षवर्धन। अब गद्दी बैठा हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ने भी अटैक किया कन्नौज पे और बदला पूरा किया, कन्नौज को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है ना, ठीक है ना कि नहीं ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, हर्षवर्धन अटैक्ड कन्नौज, ठीक है, और डिफीट कर दिया शशांक और देवगुप्त एंड कैपिटल बना दी कन्नौज को अपनी। ठीक है, कन्नौज डिफीटेड गौड़ों को हरा दिया और कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाई, मेड कन्नौज इट्स कैपिटल। लेकिन भाई साहब खून बहुत खौला हुआ था कि पहले तो बहन को अगवा कर लिया, बहन पे हमला कर दिया, फिर उसके बाद भाई को ही मार दिया, छोड़ूंगा नहीं तुमको। हर्षवर्धन बड़े गुस्से में था। फिर हर्षवर्धन आप देखोगे कि पहले तो वो कन्नौज पे हमला करता है, गौड़ को हराता है, कन्नौज पे कब्जा करता है, और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है। देन यू विल सी आगे ही प्रोसीड्स ईस्टवर्ड्स, मार्चेस वेस्टवर्ड्स या ईस्टवर्ड्स मार्च करता है, और गुस्से में ईस्टवर्ड्स मार्च करते करते वो कैप्चर कर लेता है मगध को, मगध भी कैप्चर कर लिया, एंड प्रोबेबली यू विल सी बंगाल, जो गौड़ों का एरिया था, बंगाल भी, ये दोनों ही कैप्चर कर लेता है। नाउ दिस इज द एंटायर एरिया ऑफ हर्षवर्धन। ही इज रूलिंग फ्रॉम थानेश्वर से लेकर आप देखोगे पूरा ये एरिया टिल बंगाल, ही इज रूलिंग दिस एरिया। तो कैसे यहां पर धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। हर्षवर्धन की भूख और बढ़ गई, तो बढ़िया है, कन्नौज पे कब्जा लिए हैं, तो गौड़ों को हरा दिया है, मगध कैप्चर, बंगाल कैप्चर, अब भूख और बढ़ी, ये प्यास है बढ़ी, और अब कोशिश करी हर्षवर्धन ने नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की। और जब नर्मदा रिवर को क्रॉस किया तो यही उसकी बहुत बड़ी गलती थी। ट्राई टू क्या क्रॉस द रिवर नर्मदा, लेकिन वो नर्मदा रिवर पे नहीं लड़ पाया क्योंकि पीछे नीचे खड़ा हुआ था पुलकेशन II, और पुलकेशन II के साथ वहीं पर होती है बैटल ऑफ नर्मदा, जिसमें हर्षवर्धन हार जाता है। ये उसकी पहली और आखिरी हार होती है। क्लियर कहानी, ये कहानी पूरी क्लियर हो गई, ये कहानी क्लियर हो गई। कन्नौज का राजा था, शादी होती है थानेश्वर की बेटी के साथ, थानेश्वर जगह का नाम है, राजश्री यहाँ की बेटी, इसकी बेटी होती है, राजवर्धन बहन होती है, शादी हुई इसकी यहाँ पर। ठीक है, गौड़ों ने अटैक कर दिया, बंगाल ने अटैक कर दिया कन्नौज पे। कन्नौज क्यों अटैक किया, वेरी वेल्दी एरिया, ठीक है, वहां अटैक कर दिया, राजवर्धन बचाने चले गए, मेरे जीजा जी को मार रहे हो, जीजा जी तो नहीं बचे, और बहन दुबक्के निकल ली, एस्केप कर ली, भगा दिया, मतलब भगाने में सफल रहा, लेकिन राजवर्धन खुद मारा जाता है। अपने भाई का खून का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन सामने आता है। हर्षवर्धन भैया कहता है अब नहीं छोड़ूंगा तुमको, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी और की नहीं सुनता। हर्षवर्धन ने फिर उसके बाद रिटेलिएट किया, हर्षवर्धन ने अटैक किया, और इस अटैक में उसने कन्नौज पे कैप्चर किया, गौड़ों को हराया, कन्नौज पे कैप्चर किया और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया। फिर उस भूख आगे बढ़ी, भूख और लगी, मगध भी अपने अंडर, बंगाल भी अपने अंडर, सब अपने अंडर। अब उसने कहा और भूख लग रही है भाई, कहाँ चले, तो उन्होंने कहा चलते हैं अब साउथ की तरफ। नर्मदा रिवर पहुंचा और नर्मदा रिवर को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, नोट करिएगा, प्लीज नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन आफ्टर कैप्चरिंग कन्नौज, आफ्टर कैप्चरिंग कन्नौज, कन्नौज के बाद क्या, मगध और बंगाल, he tries to cross Narmada river
but was obstructed but failed due to the presence of Pulakeshin II, वेरी इंपॉर्टेंट। और पुलकेशिन II जो है ही वॉज द चालुक्य रूलर। समझ में आ रहा है? चालुक्य रूलर समझ में आया? यही चालुक्य रूलर जिसके बारे में मैं आपको यहां बता रहा था। ये देखिए लास्ट लेक्चर से बता रहा था, लास्ट लेक्चर से इसलिए। और अब जाके चीज आपको यहां पर क्लियर हो रही होगी कि कैसे यहां पर चीजें चल रही हैं। ठीक है बात है कि नहीं? ठीक बात है, ठीक बात है कि नहीं? चलिए यहां तक कहानी होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए इसको भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब कहानी आती है चालुक्य के रूलर। यहीं से शुरू करते हैं, साउथ इंडिया। ये तो नॉर्थ इंडिया कहानी हो गई, ये हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ नॉर्थ इंडिया। वर्धमान डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, जो आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत दी गई है। अब हम डिस्कस करेंगे सदर्न इंडिया, क्योंकि एंट्री सदर्न इंडिया में हो चुकी है चालुक्य के पुलकेशिन II की, जिसकी लड़ाई हर्षवर्धन से होती है और हर्षवर्धन को हरा देता है। हर्षवर्धन की वो पहली और आखिरी हार होती है। नोट करिए जाए। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, प्लीज गिव दी हेडिंग। हेडिंग डाल दीजिए साउथ इंडिया। प्लीज गिव दी हेडिंग साउथ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी मोटी, वो यहीं के यहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए पहला चीज तो लिखिए आप यहां पर, पल्लवास। कैपिटल कांचीपुरम, कैपिटल कांचीपुरम। चालुक्यास, कैपिटल अहियोल। ये इनके आप पहले कैपिटल्स लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके इंपॉर्टेंट जो शहर थे ना कैपिटल्स, बड़े ही के ऐसे के शहर थे जो बड़े ही पैसे वाले शहर थे, बहुत प्रॉस्परस सिटीज थे। तो जो पल्लवास का आप रेंज देखोगे वो कांचीपुरम से लेकर कांचीपुरम टू, कैपिटल होगी कांचीपुरम, टू कावेरी बेल्ट, यहां तक ये लोग रूल कर रहे थे। ठीक है, और इधर की बात करेंगे तो रायचूर द्वाब से रीजन, एरिया ऑफ रूल देखो कहां से, रायचूर द्वाब से अगर आप स्टार्ट करेंगे टू, ये जो आपकी रिवर्स है ना जो बह रही हैं, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, यहां तक रायचूर द्वाब, बिटवीन रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा नोट किया जाए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये रायचूर द्वीप आपका इन्हीं दोनों रिवर्स के बीच में पड़ता है, वहीं पर चालुक्यास रूल कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंटली ये दोनों एक दूसरे के जो कैपिटल सिटीज हैं उन पर अटैक करते रहते थे। ठीक है, अटैक्ड ईच अदर फ्रीक्वेंटली, अटैक्ड ईच अदर्स कैपिटल फ्रीक्वेंटली अटैक करते रहते थे साउथ इंडिया। ठीक है, और यही कारण था कि ये आपस में लड़ते रहते, इनके यहां बाद में आप देखोगे बाद में जाके दिक्कत होने लगी। ठीक है, अब यहां से आप लिखिए एक बार, प्लीज लिखिए। यहां पर आपको दिया भी हुआ है कि कैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, मैं बताता हूं। पहले तो आप लिख लीजिए पुलकेशिन II, प्लीज गिव दी हेडिंग पुलकेशिन II। प्रशस्ति इसकी भी सामने आती है पुलकेशिन II की। अब पुलकेशिन के बारे में आप जान रहे हो ना, पुलकेशिन II कैसे सामने आता है, हर्षवर्धन II जब अटैक करता है, या फिर हर्षवर्धन II जब नर्मदा रिवर को क्रॉस करने जाता है तो वहां पर उसको पुलकेशिन II मिलता है, वहीं लड़ाई होती है। अब पुलकेशिन II के बारे में हमको पता चलता है प्रशस्ति से, और इसको कंपोज किया किसने, वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रशस्ति को कंपोज किसने किया है, रवि कीर्ति। नोट किया जाए,
अब हमको क्या क्या पता चलता है, यहां से क्या क्या पता चलता है पुलकेशन 2 के बारे में। 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों पॉइंट को आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हमको क्या पता चलता है पुलकेशन 2 के बारे में इस प्रशस्ति से। प्रशस्ति मतलब बता दिया मैंने आपको, प्रेज में जो चीजें कही हैं, ठीक है। प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन में चीजें मिली, और किसने कंपोज की यहां पर, इसे कंपोज किया रवि कीर्ति ने। इंपॉर्टेंट चाणक्य रूलर था, ठीक है। पहला चीज तो जो हमको पता चलता है वो उसके एंसेस्टर के बारे में पता चलता है। एंसेस्टर्स की पुलकेशन 2 से पहले कौन था और उसके यहां पर बाद में कौन था, ठीक है ना। फिर उसने जो एक्सपीडिशन किया था, उसने जो एक्सपीडिशन करता था वेस्ट और साउथ कोस्ट में, वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, उसके बारे में हमको पता चलता है। नोट कर लिया जाए पुलकेशन 2 के। फिर हमको पता चलता है कि उसने हर्ष के एडवांसेस को, जो रूलर था हर्षवर्धन, उसके एडवांसेस को रोका, ठीक है। इसको आप चाहे तो थोड़ा शॉर्ट में आप बस ये नोट कर सकते हैं कि हमको उसके एक्सपीडिशंस के बारे में पता चलता है, एक्सपीडिशंस। थर्ड, हर्ष के एडवांसेस को रोका था, स्टॉप द एडवांसेस ऑफ हर्षवर्धन, स्टॉप्ड द एडवांसेस ऑफ हर्ष। हर्ष मतलब हर्षवर्धन। अपनी आप लोग स्ट्रीक बता दीजिएगा कौन सी स्ट्रीक पे हैं, ठीक है, हर्षवर्धन। और जो चौथा पॉइंट आपकी एनसीईआरटी बोल रही है कि पुलकेशिन ने पल्लवा किंग पे अटैक कर दिया था। पुलकेशिन ने, भैया अटैक में बताया ना कि दोनों चालुक्यास और पल्लवास अटैक होते थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चालुक्य रूलर है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चालुक्य का रूलर था, इंपॉर्टेंट चालुक्य रूलर, ठीक है। अब इसने क्या किया, अटैक्ड पल्लवा किंग, पल्लव के किंग पे इसने अटैक कर दिया और उसने जाके पनाह ली, ठीक है। तो हमको ये पुलकेशिन के बारे में ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि हमको ये प्रशस्ति से पता चलते हैं दोस्तों, इसको भी आप यहां पर नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो चालुक्य की विक्ट्री थी दोस्त, वो बहुत ज्यादा यहां पर शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत छोटी थी। और उसके बाद आप देखोगे राष्ट्रकूटा, ये सब लोग रूल करने आ गए थे। तो ये सब चीजें चल रही थी यहां पर, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें, तो ये, चाहे हम साउथ इंडिया की बात करें, चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, कहीं की बात भी करें, तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चल रहा था, अब हमको वो यहां पर डिस्कस करना है, ठीक है। कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। अब 3-4 चीजें बची हैं, वो हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरा, चलिए पहले तो आप इस पे हेडिंग डाल दीजिए, मेरे ख्याल से यहां पर इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। चलिए दोस्तों, पहले जैसे अर्लियर ही क्या होता था, पहले क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता था, है ना, लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता था। या फिर हम देखें कि विलेज जो होता था वो बेसिक यूनिट होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता था, राइट। अभी तक हम यही देख के आ रहे थे ना, हेडमैन था, लार्ज लैंड ओनर्स, गांव थे, गांव सेटल हो गए थे, ये सब देखते आ रहे थे। भाई कहानी तो शुरू हुई ना कि पहले इंसान सिंगल यूनिट में था, फिर बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो जो बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का वो गांव हुआ करता था, ठीक है। तो अर्लियर क्या होता था, अर्लियर की कहानी ऐसी है कि एक तो लैंड रेवेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था कि भैया पैसा कहां से आएगा, लैंड रेवेन्यू से आता था, ये हमने समझा है, ठीक है। और दूसरा, विलेज जो है, वो गांव जो था, वो बेसिक, विलेज जो है वो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लेकिन क्या किया गया, अब इन्होंने क्या किया, अब न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सेटअप कर दी गई, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यहां पर सेटअप करी गई, जिसके बारे में यहां पर ये मेंशन किया गया है। जरा देखिए कौन कौन सी 4 पोस्ट है जिसके बारे में हम लोग यहां पर लिखते रहेंगे। पहली पोस्ट देखिएगा, फर्स्ट, पहली इंपॉर्टेंट पोस्ट आप देखिए, वो है यहां पर महादंड नायक, दिख रहा है, हाँ। पहली पोस्ट कौन सी हो गई, महादंड नायक, पहली पोस्ट। इसका मतलब क्या था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, चीफ जुडिशियल ऑफिसर। अब साथ ही साथ ये समझिएगा
कि यहां पर इस टाइम पे ऐसा होता था कि लोग मल्टीपल पोस्ट पे बैठते थे, मल्टीपल पोस्ट। जैसे एक तो आपने देखा कि भैया यहां लिखा हुआ है कि जो हरिसेन था, ठीक है, वो क्या था, वो महादंड नायक था, वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, पोएट था, मिनिस्टर था, ठीक है। क्या लिखा है, द पोएट हरिसेन वाज अ महादंड नायक। लेकिन साथ में चूंकि यहां पर एक से ज्यादा पोस्ट लोग होल्ड करते थे, तो ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड, ही वॉज ऑल्सो कुमार अमात्य, मीनिंग इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था ये, ठीक है। तो नंबर 2 क्या हो गया, लिखिएगा कुमार अमात्य, मतलब इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हो गया। अब मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस किसको बोला गया, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस किसको बोला गया, संधि विग्रहिका। नोट करिए, थर्ड पॉइंट, संधि विग्रहिका। ये सब याद करना पड़ेगा कि यही सर वर्ड जो हैं अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि लेवल बढ़ेगा तो क्या ही पूछेगा, यही सब चीजें पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि नॉर्मल चीज सबको याद हो चुकी है। संधि विग्रहिका ये क्या है आपका, ये आपका है मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। बात समझ में आ गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, अब नगर श्रेष्ठ, नगर श्रेष्ठ लिखिएगा, नगरा, अब ये आगे लगाने का, इसमें ए लगाने का होता था, नगरा श्रेष्ठी। ये क्या था, ये हो गए आपके चीफ बैंकर, या फिर जिनको मर्चेंट बोल सकते हैं, मर्चेंट का। अब मर्चेंट के लीड कौन थे, मर्चेंट ऑफ द सिटी होगा, चीफ बैंकर है मर्चेंट। अब मर्चेंट के लीड कौन है, वो है आपका सार्थवाहा या फिर लीडर ऑफ दी मर्चेंट कारवांस। एंड देन नेक्स्ट है प्रथमा कुलिका, ये चीफ क्राफ्ट्समैन हो गए। एंड नेक्स्ट है हेड ऑफ क्या, स्क्राइब्स को क्या बोलते थे, स्क्राइब्स के हेड को कायस्थास। तो ये यहां पर आप देखोगे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 एंड देन पॉइंट नंबर 7। ये 7 एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स हैं दोस्तों, जिसको आप अपनी कॉपी में एक जगह लिख लीजिएगा कि कहां पर क्या, मतलब कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को सेटअप किया गया था इन एरियाज को एडमिनिस्टर करने के लिए। तो पहले जैसे खाली लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट होता था, है ना, जैसे पहले विलेज जो है वो बेसिक यूनिट होता था। अब क्या हुआ, यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बनाई गई, ठीक है, ताकि ये इन एरियाज को गवर्न कर सकें। तो यहां पर जैसे महादंड नायक, कुमार अमात्य, संधि विग्रहिका, ठीक है, ये नगर श्रेष्ठी, देन सार्थवाहा, देन प्रथमा कुलिका, देन कायस्था। ये 7 आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे याद करेंगे सर, एक जगह लिख लो कागज में और दीवार पे चिपका दो बड़ा बड़ा लिखकर, रोज देखो उसको, चलते फिरते वहां से निकलो, रोज देखो क्या लिखा हुआ है, नजर के सामने से रोज चीजें गुजरनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग आर्मी की। दोस्त आर्मी की हिसाब किताब बताओ ना आपको, आर्मी का अब मैं यहां पर आपको आर्मी के बारे में बताने जा रहा हूं, प्लीज सी। आर्मी यहां पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी, हेडिंग डाल दीजिए आर्मी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4। फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज थी। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, हाथी भी था, चैरियट्स भी थे, ये सब चीजें थी, एलिफेंट्स भी थे, एलिफेंट्स थे, चैरियट्स थे, बग्गियां हो गई, फुट सोल्जर्स थे, फुट सोल्जर्स हो गए, ये सब क्या था, ये सब आर्मी थी, ठीक है। पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे। पॉइंट नंबर बी, कोई पेड सैलरी इनको नहीं मिलती थी, नो पेड सैलरी, नो पेड सैलरी। थर्ड पॉइंट, ये रिसीवेबल्स लेते थे, जैसे सैलरी नहीं है तो क्या लेंगे, रिसीवेबल्स लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। रिसीव्ड ग्रांट्स, क्या मिलता था उनको, रिसीव्ड ग्रांट्स, ग्रांट्स इनको मिलते थे जमीनों के, ठीक है। मिलिट्री लीडर होता था इनका, ये देखिए आप, मिलिट्री लीडर था जो उनको और चीजें प्रोवाइड करता था, ठीक है। एंड देन पॉइंट नंबर डी, प्लीज नोट करिए, सामंत होते थे, सामंत, समंता, सामंत्स, ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कलेक्टेड रेवेन्यू, कलेक्टेड रेवेन्यू, नोट किया जाए।
ठीक है। अब ये जो रेवेन्यू उनको मिलता था उससे मेंटेन करते थे, मेंटेन्ड क्या, उससे मेंटेन करते थे सोल्जर्स को, उससे मेंटेन करते थे आपकी आर्मी को, ठीक है ना, सोल्जर्स को, आर्मी को, हॉर्सेस को, ठीक है, हॉर्सेस को आर्मी कैसे मेंटेन करेंगे, प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स, प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स, इस प्रकार से यहां पर चीजों को किया जाता था। क्लियर हो गया? इस तरह से आर्मी यहां पर चल रही थी। अब एक बाणभट्ट जो है, बाणभट्ट, वो यहां पर प्रोवाइड करता है एक अकाउंट। बाणभट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी ऑन द मूव। जब राजा की आर्मी मूव कर रही है उसका विवरण देता था कि राजा की आर्मी कैसे मूव करती थी, कितनी ऑर्गेनाइज थी, वो बता रहा है। किंग ट्रैवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। मैंने कहा ना कि आर्मी बहुत ऑर्गेनाइज हो गई थी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स के अलावा क्या क्या चीजें थी, जैसे पॉट्स, बर्तन भी हैं, पैन्स भी हैं, फर्नीचर भी है, गोल्डन फुटस्टूल्स भी हैं, खाना भी है, एनिमल्स भी हैं जैसे कि गोट, रैबिट, वेजिटेबल्स भी हैं, स्पाइसेस, ये सब चीजें कैरी करके चल रही है। बड़ी ही ह्यूज आर्मी थी जिसको अकंपनी करते थे म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस भी हैं, एनिमल्स में एलिफेंट्स भी हैं, कैमल्स भी हैं, बात समझ में आ रहा है, म्यूजिशियंस हैं, उसमें वो ड्रम्स को बजा रहे हैं, कुछ और लोग हैं वो हॉर्न्स प्ले कर रहे हैं, ट्रम्पेट्स प्ले कर रहे हैं। तो ये विवरण बाणभट्ट ने दिया कि भैया जब आर्मी मूव करती थी राजा की तो ये सब चीजें होती थी। कितना बड़ा, कितना भयानक आर्मी थी उस वक्त, इसलिए मैंने आपको आर्मी के बारे में बताया। ठीक है, विलेजर्स क्या करते थे, विलेजर्स उनको हॉस्पिटैलिटी देते थे, भैया आइए रुकिए हमारे यहाँ खाना खा लीजिए। जब वो चलते थे रास्ते में, कहीं रुकना, होटल तो मिलेगा नहीं, ओयो तो मिलेगा नहीं कि वहां रुक गए बैठ के, तो भैया कौन देता था उनको रुकने की जगह, विलेजर्स देते थे। दे केम विद द गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स। अब भैया ऐसा थोड़ी है कि ले आएंगे आपके लिए 2 किलो सोना ले आए, ले लो, सोना तो लानी नहीं, कर्ड, खाने पीने का सामान, गुड़, फूल, ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाती थी उनको। ठीक है, द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। लेकिन जब आर्मी जाती थी तो वहां बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी होती थी। ठीक है, एलिफेंट्स अक्सर ऐसे होते थे, नाराज हो गए भैया तो उन्होंने झोपड़ी उपड़ी तोड़ डाली हाथियों ने। ठीक है, इस तरह की चीजें होती थी। ऑक्सन है, उन्होंने अपने सीख घुसोड़ डाली। ठीक है, ये सब चीजें यहां पर होती थी। द होल वर्ल्ड वाज स्वॉलोड अप इन द डस्ट, बाणभट्ट ये कहता है। तो ये विवरण है बाणभट्ट का, जब आर्मी मूव करती थी तब कैसा होता था सिनेरियो। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब यहां पर आप हेडिंग डालिए कि ये तो हो गया, मैंने आपको बताया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सेटअप करी गई, कैसे आर्मी हो गई। अब हम बात करेंगे यहां पर असेंबलीज की। 2 प्रकार की यहां पर असेंबलीज की हमको डिस्कशन करने हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी कह रही है असेंबलीज, हेडिंग लिख लीजिए, आपके एनसीईआरटी की हेडिंग बता रहा हूं आपको, असेंबलीज इन दी सदर्न किंगडम, असेंबलीज इन दी सदर्न किंगडम। चलिए, अब देखो 2 प्रकार से यहां पर चीजें हैं। अगर ब्राह्मण्स के अंदर आ रही है तो वो सभा थी, नॉन ब्राह्मण्स में उर, 2 वर्ड यहां यूज किए गए हैं, हमको ये इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ठीक है, तो हमको यहां पर इन असेंबलीज के बारे में इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और यहां 2 प्रकार से हमको असेंबलीज देखने को मिलेंगी, 2 प्रकार से। ठीक है, 2 प्रकार से। एक तो हमको मिलेगी सभा, लोकल असेंबलीज हैं, एक हमको मिलेगी लोकल असेंबलीज जिसमें इंक्लूडेड क्या, इंक्लूडेड सभाज। और ये जो है यहां पर कौन हो रहा है, जो असेंबली है वो ब्राह्मण लैंड ओनर्स की है, असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स। अब समझ रहे हो आप, जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स हैं उनका यहां पर ये असेंबली है, लोकल असेंबली है, सभा है, वो इसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो ये हो गया, लेकिन हम बताएं एक तरफ होती थी विलेज असेंबलीज। अब यहां पर कौन होगा, गरीब इंसान है ना गांव के अंदर, तो विलेज असेंबलीज, इसको हम लोग बोलते थे उर। ठीक है, ये आपकी असेंबलीज थी नॉन ब्राह्मण्स की। ठीक है, आपका एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है, आपके एनसीईआरटी बोलता है और कुछ नहीं। लैंड ओनर्स, जो ये ऐसे एरिया में विलेज असेंबली बनती थी, फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ओनर्स, फाउंड इन एरियाज वेयर लैंड ओनर्स वेयर नॉट ब्राह्मण। ठीक है, अब इनका काम क्या था, इनका काम कुछ इस प्रकार का था कि भैया जैसे इनकी बात करें तो इनका काम था रोड्स को बनाना है, टेंपल्स बनाना है,
इरिगेशनल वर्क करने हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है, ये सब काम मैंने सब, भाई कौन करेगा इस काम को? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे इरिगेशनल वर्क करना है, इरिगेशन से कुछ वर्क होना है, इरिगेशनल वर्क करना है, ठीक है, एग्रीकल्चरल वर्क करना है, एग्रीकल्चरल वर्क करना है, तो ये सब कौन करेगा? ये सब ये असेंबलीज करती थी, ठीक है ना। रोड्स बनानी है, मेकिंग रोड्स, टेम्पल्स बनाने हैं, तो कौन बनाएगा? ये सब लोग बनाएंगे। ऐसे ही आपको यहां पर साउथ में जो विलेज वाली थी उनके अंदर वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक बॉडी यहां पर चलती थी। और अब ऑर्डिनरी पीपल का क्या रोल था इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरी पीपल देखो भाई, अगर हम राजाओं की बात करेंगे, देखो अब हमको कैसे पता चलेगा इसके बारे में? दो तरीके हैं। एक तो हमको पता चलेगा थ्रू प्लेज, और एक हमको पता चलेगा थ्रू ट्रैवलर्स, ठीक है, थ्रू प्लेस और थ्रू ट्रैवलर्स। अब प्लेस की बात करेंगे तो यहां पर एक प्ले आएगा कालिदास का, जिसको बोलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। अब ये जो प्ले है ना अभिज्ञान शकुंतलम, ये किंग दुष्यंत और शकुंतला इनकी लव स्टोरी के बारे में है। तो ये बताता है कि भैया इस प्ले से पता चलता है कि जो राजा लोग थे वो अलग लैंग्वेज में बात करते थे, और जो कॉमन मैन था वो प्राकृत भाषा में बात कर रहा है। राजा लोग संस्कृत भाषा में बात कर रहे हैं। पहले लिख लीजिए, प्ले कालिदास का प्ले था अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। अब ये क्या है बताया मैंने आपको, ये एक लव स्टोरी है, ठीक है। और यहां पर जो किंग है, किंग ब्राह्मण, ये बात कर रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज, और जो कॉमन मैन है, वो बात कर रहा है प्राकृत लैंग्वेज में। एक तो हमको ऐसे पता चलता है ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। ट्रैवलर्स के बारे में बताएं तो यहां पर जब फाहे आया था, ही डिस्क्राइब्स प्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स। प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स हमको पता चलता है कि भैया कोई अनटचेबल घुसता था ना किसी शहर में तो वो डंडा ठोक देता था जमीन पे कि भैया हम आ रहे हैं, हमसे दूर रहो। तो लोगों को पता रहता था करना क्या है। तो हमको ऑर्डिनरी पीपल के बारे में इस प्रकार से पता चलता है, ठीक है। हमको इस प्रकार से वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। अब ये चाइनीज ट्रैवलर था, चाइनीज, आप देखेंगे फाहे, ही वॉज फ्रॉम चाइना। कहां से था? चाइना से था, ठीक है। आई होप ये बातें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। यहीं पर हमारा सेशन भी दोस्तों आज खत्म होता है, यहीं पर हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। अब एक स्पेशल सेशन भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जहां मैं आप लोगों से लाइव आके बातें भी करूंगा, ठीक है। आप लोगों के डाउट जो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख रहे हो ना, कुछ चीजें मैं उसी को आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।